हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रही कक्षा 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर है 4 और 4 में कुल मिला के 5 या 6 भाग होंगे। 5 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में। इस वीडियो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 1 और 2, यानी कि हम बोल सकते हैं पार्ट 1 और 2 को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। एक बार फिर से हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, ये देख लो। क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है शब्द समस्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है शब्द समस्या करने में, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हमने यदि आपने हमारा पहले इससे पहले वाला वीडियो देखा है, गौर किया है, तो हम क्या बोलते हैं कि आप जो है ना, जब भी शब्द समस्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण में या द्विघात समीकरण में, जो दो तो 10वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं में भी पढ़ के आए हैं, तो अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण कर रहे हो और शब्द समस्या आ रहा है ना, तो इसका लास्ट पर हो आप नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये दो चीज याद करना है हमको। देख लिए हैं। अब हम क्वेश्चन पे हमको गौर करना है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ से देखो, अगर मोटा मोटी पहले क्वेश्चन को समझ लेते, क्वेश्चन हमारा है क्या। चलो मोटा मोटी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मतलब जो है एक छात्रावास है। छात्रावास बोले तो क्या, जरा बता दो। छात्रावास है, हॉस्टल है ना, छात्रावास। छात्रावास में तो एक जो व्यय होता है ना, वो फिक्स है। व्यय मतलब खर्च। क्या खर्च? एक खर्च तो फिक्स है, कुछ भी रुपया हो, 1000 रुपया हो, 500 रुपया हो, 200 रुपया हो, 300 रुपया हो, वो खर्च क्या है? फिक्स है। ये बात समझ लो, ठीक है, वो खर्च फिक्स है। और दूसरा, इस पर डिपेंड कर रहा है कि कोई विद्यार्थी कितने दिनों तक भोजन किया, है ना। 2 प्रकार का व्यय है। कहने का क्या मतलब, बड़ा सिंपल सी बात है। मान लो कि 1 महीना के लिए 100 रुपया ले रहा है, 1 महीना के लिए हमको छात्रावास में रहने का 100 रुपया ले रहा है, ठीक है। उसके बाद 10 रुपया हमको रोज भोजन का खर्च है, 10 रुपया रोज भोजन का खर्च है। अगर कोई विद्यार्थी इस छात्रावास में अगर 15 दिन भोजन करता है, 15 दिन भोजन करता है, तो कुल कितना रुपया दे देगा? ये देखो, 100 रुपया रहने का खर्च और 150 रुपया भोजन का खर्च, ये कितना दे देगा? 250 रुपया। यहाँ पर देखो, हमने क्या माना है कि 100 रुपया भोजन का खर्च है और प्रतिदिन का व्यय माना है 10 रुपया। इस पर गौर करना। हमने माना है 100 रुपया भोजन का खर्च और प्रतिदिन भोजन का खर्च 10 रुपया, ठीक है। अब यहां से हम देख लेते हैं क्वेश्चन को किस तरह से हम कर सकते हैं। अब कुछ बातें तो शायद क्लियर हो रही होंगी, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। और बार बार हम बोलते हैं कि जब भी सब समस्या हो दो चर वाले रैखिक समीकरण में, समीकरण का लास्ट देखो, तो लास्ट में क्या पूछा जा रहा है? नियत व्यय। तो हम लिख लेंगे, माना कि छात्रावास का नियत व्यय या खर्च बोल सकते हैं इसको। खर्च अगर लिखो तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। खर्च बराबर X रुपया तथा प्रतिदिन भोजन के लिए प्रतिदिन भोजन का खर्च। अब ये है हमारा Y रुपया। क्लियर है? याद करो यहाँ पर, यहाँ तक क्या था? 100 रुपया हमारा क्या था? 100 रुपया 1 महीने के लिए फिक्स था। उसके बाद 10 रुपया हमारा 1 दिन का भोजन का लग रहा था, है ना। अगर
मान लो 3 दिन भोजन किया जाए तो 10 गुने 3, 100 प्लस 10 गुने 3 करते थे। अब यहाँ पर देख लो क्या कह रहा है ना। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ठीक है। नियत भाग हम क्या माने हैं कि x रुपया तो हमको लगने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रहेंगे पैसा लगेगा, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, ठीक है। छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो भोजन के लिए जो खर्च है ना प्रतिदिन y रुपया लग रहा है। जब एक विद्यार्थी A को 20 दिन भोजन करता है ना। प्रश्नानुसार देखेंगे, प्रश्नानुसार विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है। देखो कहने का क्या मतलब है। अब विद्यार्थी ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, यदि महीना दिन रह रहा है ना तो हम क्या लिख सकते हैं, महीना दिन रहेगा तो x रुपया तो उसको लगना है, उसमें तो कोई बात ही नहीं, कहीं से छूट नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर कुल खर्चे की बात किया जाए तो ये जो है ना 20 दिन भोजन कर रहा है और एक दिन भोजन करने का खर्चा y रुपया, तो ये भोजन करने का खर्च हो जाएगा 20 y रुपया। और प्रश्न में दिया हुआ है कि कितना रुपया खर्च कर रहा है, 1000 रुपया खर्च कर रहा है। तो अगर दोनों खर्च को मिला दो, ये नियत व्यय हो गया यानी मंथली रेंटल हो गया, और ये भोजन का खर्च हुआ, दोनों को मिला के 1000 रुपया हो रहा है, तो हम यहाँ पर दोनों को मिला के 1000 रुपया हमारा हो गया। ये हो गया समीकरण हमारा 1, ठीक है। ये विद्यार्थी ए के लिए हुआ, तथा वो देखेंगे और विद्यार्थी बी के लिए, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं, तथा विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है, अच्छा कुल व्यय यहाँ पर दिया हुआ है, तो 26 दिन भोजन करता है। तो पहली बात ये है कि x रुपया तो इसको भी लगना ही है, कोई भी छात्रावास में जाएगा x रुपया तो देना पड़ेगा। साथ ही ये करता है 26 दिन भोजन, एक दिन भोजन करने का y रुपये, तो 26 दिन भोजन करने का 26 गुने y 26y, और कुल कितना रुपया देता है, ये 1180 रुपया खर्च कर देता है, 1180 रुपया। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000। समीकरण 2 है x प्लस 26y बराबर 1180 रुपया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है। देखो लुप्तीकरण विधि का हम इस प्रयोग कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो लुप्तीकरण में क्या करते हैं, वो गुणांक को बराबर करना पड़ता है पहले, लेकिन चूंकि यहाँ पर देखो x चर x है ना ये, और x का गुणांक पहले से बराबर है, तो सिर्फ हमको क्या करना है, इसको लुप्त करना है, या जोड़ेंगे या घटाएंगे। जोड़ते कब है, जब चिन्ह असमान होता है, लेकिन चिन्ह यहाँ पर तो समान है, इसलिए क्या करना है, हमको घटाना है। तो लिख लो घटाने पर, तो ये हो जाएगा, घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल देते हैं, माइनस माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस, ये x से x हो जाएगा कैंसिल, और ये माइनस हो गया। तो अगर 26 में से 20 घटाएंगे तो -6y बराबर, और ये हो जाएगा, अगर 1180 में से 1000 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 180, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये देखो यहाँ से देख लेते हैं, तो y बराबर यहाँ से निकल के आने वाला है हमारे पास 180/6, 180/6, 18, ये निकल के आ रहा है 30, ठीक है। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख लो, समीकरण 1 में रखने पर, रख लो। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000। तो x है प्लस 20 और y का मान हमने निकाला है 30 बराबर में 1000।
यहाँ से हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 20 और 30 को गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा बराबर 1000। और यहाँ से हमारा x अब 600 के ले जाएंगे उठा के इस तरफ, प्लस में है 600 माइनस में हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। तो ये क्या निकल के आ रहा है x बराबर 400। तो हमने क्या माना था यहाँ पर कि छात्रावास का नियत व्यय बराबर x रुपया, तो x निकल के आ रहा है 400, यानी 400 रुपया जो होगा वो लगना है। कोई भी स्टूडेंट जाएगा तो नियत व्यय हो गया 400 रुपया, 400 लगेगा। और प्रतिदिन का खाने का जो खर्च है वो कितना है, y है, और y का वैल्यू यहाँ पर निकल के आया 30। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा फिनिश। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा देख लो 4 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देख लो। 4 का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है तो हर में 8 जोड़ा दिया जाता है, वो भिन्न ज्ञात कीजिए। हमने क्या कहा, जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन आए, इससे पहले भी हमने बात किया था कि भिन्न वाला क्वेश्चन कैसे किया जाता है ना। जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन आता है ना, अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, तो किस तरीके से करते हैं सॉल्व। सबसे पहले लिखते हैं, हमको भिन्न का अंश और हर लिखना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, माना कि भिन्न का अंश इजकल टू x तथा हर इजकल टू y। अब अंश और हर हम लिख दिए तो भिन्न क्या हो जाएगा, तब भिन्न बराबर देख लो क्या होने वाला है, भिन्न बराबर हो जाएगा x बट्टे y। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, भिन्न बराबर x बट्टे y हो जाना ही है, ठीक है। प्रश्नानुसार देखो, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि एक भिन्न के 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। यानी अंश मतलब ऊपर में जब 1 घटाएंगे ना तो भिन्न क्या हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है ना। प्रश्नानुसार भी एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार अंश में 1 घटाने पर। अब जब अंश में 1 घटाएंगे तो मतलब क्या होने वाला है, ये हो जाएगा x - 1 में y तो रहेगा ही, और ये हो जाने वाला है कितना, 1/3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये कोना कोनी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × x - 1 और ये हो जाने वाला है y। और यहाँ से देख लो क्या होगा, ये हो जाएगा 3x, 3 को करेंगे x से गुना, 3x माइनस है, फिर 3 करेंगे 1 - 1 से गुना, तो माइनस में 3 बराबर y। अब y को उठा कर ले आओ इधर और 3 को ले जाओ इधर, तो y को लाएंगे उठा के, y है उधर प्लस में, इस साइड आकर के हो जाएगा -y, और 3 इधर है माइनस में, इसको उठा के अगर इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में 3। इसको मान लो समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलो अब है दूसरा केस, क्या कह रहा है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तथा दूसरा केस क्या है, जब हर में 8 जोड़ते हैं, है ना, जोड़ते हैं, तब क्या होता है, प्रश्न में दिया हुआ है, इसलिए यही प्रश्नानुसार ही अभी तक हम चल रहे हैं ना। जोड़ते हैं तब क्या हो रहा है, देखो इसका मतलब है x में कोई बदलाव नहीं करना है और y में क्या करना है, 8 जोड़ देना है। और अब जो है ना ये भिन्न हो जाता है कितना, 1/4 हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, फिर वही काम करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, कोना कोनी गुना, तो ये हो जाएगा 4x, 4 को x से गुना करेंगे बराबर में y + 8। अब इसको देख लेते हैं यहाँ से, अगर इसको लिखे y को अगर इस तरफ लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस में है, इधर आने माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाने वाला है 4x - y और बराबर में 8। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, हमको सिंपल सी बात है ना, सॉल्व करना है। समीकरण 1 और
2 से। समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 हमने निकाला था 3x माइनस वाई बराबर में 3, और समीकरण 2 निकला है हमारा 4x माइनस वाई बराबर 8। 4x माइनस वाई बराबर 8। अब ये दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। लुप्तीकरण विधि का प्रयोग फिर से हम कर रहे हैं, और यहाँ पर देखो क्या है, ऐसे तो गुणांक बराबर करना पड़ता है। इसके लिए या तो x का समीकरण 1 का x का गुणांक ले लो, समीकरण 2 में उस पूरे में गुणा कर दो, और समीकरण 2 का गुणांक ले लो, समीकरण 1 में पूरे में गुणा कर दो। लेकिन यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y का गुणांक देख लो, यहाँ से इसका यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 गुणांक बराबर है, और इसके साथ साथ चिन्ह भी क्या है? समान है। ऊपर नीचे का चिन्ह भी समान है। चिन्ह जब यहाँ पर मान लो प्लस रहता, यहाँ पर माइनस रहता, तो हमको जो है जोड़ लेते, लेकिन चिन्ह समान है। चिन्ह और समान रहता तो जोड़ लेते, चिन्ह समान है, इसलिए हमको यहाँ से फिर से क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो घटा लेते, घटाने पर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो y और y माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। और 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो माइनस में x आ जाएगा। देखो माइनस 4x है और 3x है प्लस में, तो माइनस x आ जाएगा। और यहाँ से देखते हैं, अगर 8 में से 3 घटाए तो ये हो जाएगा माइनस में 5। माइनस में 8 है, प्लस में 3 है, तो माइनस में 5 हो जाएगा। आ जाओ, ये हो जाएगा x बराबर 5, है ना। x का मान अब क्या करना है हमको? किसी भी समीकरण में रख लेना है। समीकरण 1 में आप लिख लेना रखने पर। समीकरण 1 क्या है देख लो, यहाँ से 3x माइनस वाई बराबर में 3, यहाँ से देख लो 3 इंटू एक्स का मान हमने क्या निकाला है? 5 निकाला है, माइनस वाई और बराबर में 3, और यहाँ देख लो 5 दिया है, 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर यहाँ से क्या होने वाला है जरा बताओ? माइनस वाई बराबर यहाँ पर हो जाने वाला है, अगर 15 को उठा के इधर ले आए तो क्या हो जाएगा जरा बताओ? 3 माइनस 15, ये होने वाला है माइनस वाई बराबर 15 में से अगर 3 घटाते तो माइनस 12, और ये कट जाएगा। तो y बराबर कितना निकल के आ रहा है? देखो माइनस इधर भी माइनस इधर भी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर निकल के आ रहा है कितना हमको? 12। तो देखो यहाँ पर x और y दोनों का वैल्यू आ गया है, इसलिए भिन्न बराबर क्या लिखेंगे? x बट्टे y। x का वैल्यू हमने निकाला है 5 और y का वैल्यू निकाला है हमने 12, तो भिन्न बराबर हमारा क्या निकल के आ रहा है? 5 बट्टे 12। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही होता है फिनिश।